बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Class 4. Your subject is General Science. So students, previous lecture में हमने पेज नंबर 47 तक अपना काम कंप्लीट किया था। अब हमने पेज नंबर 48 से फर्दर पढ़ना है। सो ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 48। Have you opened your books? Okay, let's start. स्टूडेंट्स, हमारा न्यू टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। हमारी हेडिंग है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। स्टेट्स ऑफ मैटर स्टूडेंट्स हमने पीछे डिस्कस की अपने प्रीवियस लेक्चर में, जिनमें हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस किया। नंबर 1 सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। स्टूडेंट्स, अब हमने उन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर की अरेंजमेंट देखनी है, तरतीब उनके पार्टिकल्स की। पार्टिकल्स किसे कहते हैं? जर्रात को। किसे कहते हैं? जरात। तो स्टूडेंट्स, अरेंजमेंट यानी उनकी तरतीब। स्टेट्स ऑफ मैटर एंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। जो मादा की हालतें हैं, हमने उनमें 1 by 1, जैसे सॉलिड है तो उसके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को देखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सॉलिड पार्टिकल्स एंड देयर अरेंजमेंट। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड। स्टूडेंट्स, यहां पर मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूं आपको समझाने के लिए। सॉलिड्स के पार्टिकल की अरेंजमेंट। ये
ये एक सॉलिड पार्टिकल है। आपको पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो उनकी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है। तो इनके पार्टिकल इस तरह यूं साथ साथ जुड़े होते हैं। इनके दरमियान स्पेसेस बिल्कुल बहुत कम होती हैं। ये इनके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है। तो सॉलिड पार्टिकल्स इस तरह अरेंज होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ठोस है और ये प्रेस, कुछ पार्टिकल सॉलिड के प्रेस हो जाते हैं, कुछ नहीं हो सकते, और इनके साइज में कुछ सॉलिड पार्टिकल्स में चेंजिंग आ जाती है उसके साइज में अगर हम उसे प्रेस करें, बट ज्यादातर सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं उनको प्रेस करने से उनके साइज में कोई चेंज नहीं आता। जैसे टेबल है, ये सॉलिड फॉर्म में है, तो जब हम इसे प्रेस करेंगे तो हमारे प्रेस करने से इसके साइज शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन हमारे पास कपड़े हैं, क्लॉथ्स, हम अगर उनको अच्छे तरीके से तह करके रखेंगे हैं तो वो भी सॉलिड, लेकिन हमारे प्रेस करने से उसके साइज में चेंज आ सकता है। बट वो सॉलिड में है और उसके साइज हम स्मॉलर कर सकते हैं प्रेस करने से, बेंड करने से। सो स्टूडेंट्स, टॉपिक की तरफ आते हैं। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड। स्टूडेंट्स, यहां लिखा है इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर स्ट्रांगली अटैच्ड विद ईच अदर। आप मेरी डायग्राम में देख सकते हैं कि सॉलिड के तमाम पार्टिकल्स आपस में स्ट्रांगली अटैच्ड हैं। इनके दरमियान स्पेसेस बहुत कम है, माइन्यूट स्पेसेस हैं, क्योंकि इनका एक डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप है। एक प्रॉपर वे में इनकी अरेंजमेंट है और इनके दरमियान जो ये स्पेसेस हैं वो बिल्कुल माइन्यूट हैं। तो सॉलिड्स की अरेंजमेंट हमने पढ़ी, इसमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट, कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं और इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, क्या वर्ड है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि आपस में जो इनके दरमियान में कशिश है, बॉन्ड है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्टूडेंट्स, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इसकी डिटेल भी आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपके समझने के लिए ये मैं आपको बता रही हूं। जैसे मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को एक लाइन में खड़ा करती हूं और आप लोग अपने हाथ जो है वो, तमाम बच्चे एक दूसरे का, बॉयज हैं तो वो एक दूसरे के हाथ बहुत टाइटली पकड़ लें, तो इनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, क्योंकि आप बिल्कुल साथ साथ खड़े होंगे और आपके दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होंगी। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि तमाम पार्टिकल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अटैच्ड हैं और इनके दरमियान जो अट्रैक्शन, खींचने की कुव्वत है, वो बहुत ज्यादा कम होगी, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज्यादा साथ साथ हैं। अगर हम इसको फोर्स लगाकर खींचेंगे भी तो ये पार्टिकल्स टूट जाएंगे। जैसे आइस क्यूब है, आप देखिए वो सॉलिड फॉर्म में है और उसमें आप देखिए पानी के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं, जिसके बाइस वो हमें क्यूब फॉर्म में नजर आता है सॉलिड में। जबकि आप तमाम बच्चे जानते हैं कि वाटर क्या है, लिक्विड, पर जब हम उसे फ्रीज करते हैं तो सारे पार्टिकल्स यूं सॉलिड फॉर्म में जुड़ जाते हैं, स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं और इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती हैं और तभी हमें वो ये क्यूबॉइड फॉर्म में या क्यूब फॉर्म में नजर आता है। द पार्टिकल्स वाइब्रेट बट डू नॉट चेंज पोजीशन। कह रहे हैं कि पार्टिकल्स इनके वाइब्रेट करते हैं लेकिन इनके दरमियान इतनी स्पेस नहीं होती कि ये अपनी पोजीशन को चेंज कर सके। आप देख सकते हैं डायग्राम में कि ये पार्टिकल्स आपस में किस तरह टाइटली अटैच्ड हैं और इनके दरमियान स्पेसेस बहुत कम हैं, जिस वजह से ये जो है अपने दरमियान फोर्सेस कम हो, वो स्पेस कम होने की वजह से ये टूट नहीं सकते और अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, ये पार्टिकल यहां मूव नहीं कर सकता क्योंकि इसके दरमियान ना तो स्पेस है और ना ही
जो है इनके दरमियान बॉन्ड इतना वीक है कि यहां से यहां मूव कर जाए। इसी तरह ये पार्टिकल यहां मूव नहीं कर सकता। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो टाइटली अटैच्ड होते हैं और इनकी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो भी स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसी वजह से सॉलिड्स जो हैं हम उन्हें इजीली प्रेस नहीं कर सकते और ना ही हम उसके वॉल्यूम और शेप को इजीली चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी टेबल की, कि टेबल को जितना मर्जी आप प्रेस कर लें, हम इसकी शेप और इसके वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते, इजीली चेंज नहीं कर सकते। ऑब्वियसली अगर हमें इसे चेंज करना है तो हमें इसे तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, फिर हम इसके पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। अदरवाइज ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अटैच्ड है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यहां पर एक एक्टिविटी दी गई है 4.6। Put a piece of wood in a cloth bag. Make a small hole at the bottom of the bag. Try to remove the wood through the small hole. It will not come out because the shape of the solid remains the same. देखिए स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी में बताया है कि आपके पास एक बैग है और इसमें एक आपने वुडन पीस रखा है और इसके बॉटम पर आप एक छोटा सा होल कर देते हैं। ये जो वुडन है, बॉक्स है, जब आप इसमें से कोई होल कर देते हैं तो आप मुझे ये बताइए, क्या ये वुडन बॉक्स इस होल में से नीचे आ सकता है? नहीं, क्योंकि सॉलिड की शेप और वॉल्यूम डेफिनेट होता है। ये अपनी शेप और वॉल्यूम को चेंज इजीली नहीं कर सकते। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? इस वजह से ये वुडन बॉक्स यहां से नीचे मूव इस होल में से नहीं गुजर सकता, क्योंकि ये सॉलिड है, इसकी शेप और वॉल्यूम डेफिनेट है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे लिक्विड की अरेंजमेंट के बारे में। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। स्टूडेंट्स, ये भी मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ लिक्विड्स के पार्टिकल के बारे में। लिक्विड्स के पार्टिकल में जो है थोड़ी बहुत स्पेसिस होती हैं, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट होता है, लेकिन इसकी शेप डेफिनेट नहीं होती, क्योंकि लिक्विड को हम जिस वेसल या कंटेनर में डालेंगे कि वैसी शेप अटेन कर लेगा। जैसे आपके पास एक पानी का ग्लास है, आप पानी के ग्लास को, यानी जो पानी में ग्लास में जो पानी है, अगर आप उसको किसी जग में कन्वर्ट करते हैं या उसमें आप डालते हैं तो वो जग में उतनी वॉल्यूम अटेन कर लेगा जितना ग्लास में पानी था और वो अपनी शेप को चेंज कर लेगा। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, कंटेनर्स बनाकर ये देखिए, यहां पर इसकी शेप चेंज है और यहां पर भी इसकी शेप चेंज है, क्योंकि इसका वॉल्यूम डेफिनेट है और इसकी शेप चेंज है। लिक्विड्स को हम माया कहते हैं। हम इसे जिस भी वेसल या कंटेनर में डालेंगे ये वैसी शेप को अटेन कर लेगा और वही इसका वॉल्यूम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये लिक्विड्स की अब अरेंजमेंट के बारे में बुक से पढ़ते हैं। The particles of liquid are near to each other. They are in constant motion. इनके दरमियान में स्टूडेंट्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स के मुकाबले में थोड़ी वीक होती हैं और स्पेसेस ज्यादा होती हैं, जिस वजह से ये कॉन्स्टेंटली मूव कर सकते हैं और मूव करते रहते हैं। तभी हम पानी को एक से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं तो वो वैसा वॉल्यूम या वैसी शेप अटेन कर लेता है। बट सॉलिड्स के पार्टिकल डेफिनेट शेप और वॉल्यूम की वजह से
टाइटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए वो अपनी शेप और वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते। सो लिक्विड्स में स्पेसेस ज्यादा होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये डिफरेंस भी आ गया कि सॉलिड्स में तमाम पार्टिकल्स टाइटली अटैच्ड हैं, लिक्विड में थोड़े थोड़े जो है इनके दरमियान में स्पेसेस ज्यादा हैं और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीकर है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। They can flow. The volume of liquid is definite, but their shape is not definite. A liquid takes the shape of the vessel in which it is poured. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि लिक्विड को हम जिस भी वेसल या कंटेनर में डालेंगे ये वैसी शेप इख्तियार कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको एक फ्लास्क में डालते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि लिक्विड बिल्कुल फ्लास्क की शेप अटेन करेगा। यहां पर मैंने 3 डिफरेंट वेसल्स लिए हैं और इनमें लिक्विड को पोर किया है, तो आप देख सकते हैं कि इनका वॉल्यूम उतना ही होगा जितना उस कंटेनर के अंदर पानी जाएगा या कोई भी लिक्विड चीज जाएगी, जैसे मिल्क है, जूस है, वाटर है। तो हम उसको जिस भी वेसल में डालेंगे वो वैसी शेप अटेन कर लेगा और उसका वॉल्यूम भी उतना होगा। तो इससे हमने ये कंक्लूड किया कि जो लिक्विड्स हैं इनके दरमियान में स्पेसेस ज्यादा होती हैं, ये कॉन्स्टेंटली मूव कर सकते हैं और सॉलिड्स के मुकाबले में इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीकर होती है और हम इसे जिस भी कंटेनर में डालेंगे ये वैसी शेप अटेन कर लेगा। इज इट क्लियर? जैसे स्टूडेंट्स यहां पर एक एक्टिविटी दी गई है, pour water in a plastic bag and tie a knot at its top. यहां पर वो कह रहे हैं कि आपने एक प्लास्टिक बैग लेना है और इसमें आपने लिक्विड डाल देना है और ऊपर से इसको घेरा लगा दें, बांध दें किसी भी चीज के साथ। ठीक है, ये क्या है? प्लास्टिक बैग और ये आपने ऊपर से इसे बांध दिया। तो आप ये देखिए कि ये प्लास्टिक बैग, इसमें जो वाटर का फ्लो है स्ट्रॉन्ग, इसमें जो वीक, इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं जिसकी वजह से इसके पार्टिकल्स इजीली फ्लो कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो अगर मैं इस शॉपर बैग के, इस प्लास्टिक बैग के यहां पर होल कर दूं, जैसे मैंने आपको सॉलिड्स में बताया था कि अगर वुडन बॉक्स रखकर उसमें नीचे होल कर दें तो क्या वो वुड नीचे जो है वो गिर जाएगी? नहीं, क्योंकि सॉलिड्स का डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है और ये टाइटली स्ट्रॉन्ग होते हैं इसके पार्टिकल्स। लिक्विड्स में ऐसा नहीं होता क्योंकि इनमें पार्टिकल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होती हैं जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स इजीली फ्लो कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो अगर मैं इस प्लास्टिक बैग में यहाँ होल कर दूं तो आप देखेंगे कि सारा लिक्विड यहां से नीचे मूव कर जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वजह से हमने अभी तक ये पढ़ा कि सॉलिड्स और लिक्विड्स अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो सॉलिड्स में हमने पढ़ा कि टाइटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनके पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। लिक्विड्स में वीक होते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स में ज्यादा होती हैं, लिक्विड्स में कम होती हैं, जिस वजह से सॉलिड अपनी शेप को इजीली चेंज नहीं कर सकता। लिक्विड्स अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं क्योंकि इसकी डेफिनेट शेप नहीं होती। हम इसको जिस भी कंटेनर में पोर करेंगे ये वैसी अपनी शेप अटेन कर लेगा और वही इसका वॉल्यूम होगा। इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड अरेंजमेंट में अभी तक हमने 2 स्टेट्स की अरेंजमेंट डिस्कस की, सॉलिड और लिक्विड्स। थर्ड एंड लास्ट इज गैस। थर्ड एंड लास्ट इज गैस। ये भी मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूं। स्टूडेंट्स,
हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो गैसेस हैं इनका ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और ना ही इनकी फिक्स्ड शेप होती है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, क्योंकि ना तो इनकी फिक्स्ड शेप है और ना ही वॉल्यूम है। अब पेज नंबर 49 पर देखिए, द पार्टिकल्स इन अ गैस आर एट अ greater distance from each other. They move fast because of the weak forces of attraction. अब स्टूडेंट्स, हम गैस का डिस्कस करने के बाद इन तीनों का मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। They can move freely in any direction to occupy all the available space. This is the reason that they have no definite shape and volume. स्टूडेंट, आप ये देखिए, सॉलिड में तमाम पार्टिकल्स एक डेफिनेट शेप में अरेंज्ड हैं और टाइटली स्ट्रॉन्ग। लिक्विड्स में देखा जाए तो इनके दरमियान में थोड़ी सी स्पेसेस मौजूद हैं और ये थोड़ी लूजली अटैच्ड हैं। गैसेस में तमाम मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम जो गैस इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, अगर तो वो डेफिनेट शेप या वॉल्यूम में होती तो फिर हमें बहुत मुश्किल होनी थी सांस लेने में। लेकिन आप देखिए कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं, ठीक है। तो हम बहुत सारी गैसेस हैं, हम ऑक्सीजन सांस तो हर वक्त ले रहे हैं। तो इस वजह से आप देखिए कि गैसेस जो हैं वो फ्रीली मूव कर रही हैं, क्योंकि उनकी ना तो कोई डेफिनेट शेप है और ना ही वॉल्यूम। अगर हम गैसेस को किसी चीज में इंसर्ट करते हैं, जैसे हम लोग बैलून्स वगैरह को की इन्फ्लेशन के लिए करते हैं, उनको फुलाने के लिए करते हैं, तो आप देखिए जब हम गैसेस को बैलून्स वगैरह में फिल करते हैं तो वो वैसी शेप और वैसा उनका वॉल्यूम आ जाता है। अब इसमें जितनी गैस हम इंसर्ट करेंगे उस हिसाब से ये अपना वॉल्यूम और अपनी शेप को अडॉप्ट कर लेगा। इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स में हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों के बारे में पढ़ा। सॉलिड में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट में पढ़ा हमने कि तमाम पार्टिकल्स डेफिनेट शेप में अरेंज होते हैं, इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती हैं और ये अपनी शेप को और वॉल्यूम को इजीली चेंज नहीं कर सकते। लिक्विड में हमने पढ़ा, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं वो लूजली अटैच्ड हैं एज कंपेयर टू सॉलिड, और ये अपनी शेप जो है वो वेसल या कंटेनर के मुताबिक अडॉप्ट करते हैं। हम इन्हें जिन भी कंटेनर में डालेंगे या वेसल में, ये वैसी शेप ले लेंगे और इनका वॉल्यूम भी उसके मुताबिक ही होगा। गैसेस की बात करें तो गैसेस में इनके जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, क्योंकि गैसेस में ना तो इनका फिक्स्ड वॉल्यूम है और ना ही फिक्स्ड शेप है। तो इस वजह से ये फ्रीली मूव करती हैं और ये अपनी स्पेस उसके मुताबिक ही लेती हैं। इज इट क्लियर? स्टूडेंट्स, यहां पर एक और एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी 4.8, टेक अ पीस ऑफ आइस इन अ बीकर or in any pot, heat it, you will see that the solid ice changes into liquid water. Heat it more, keep a steel plate in an inclined way over the beaker. The water will changes into vapors. Gas vapors will gather at the steel plate. After becoming cool, the vapors will change into drops. The drops will be collected in the cup. Now, if you put this water in a freezer, then after a few hours, it will be changed into solid ice.
What conclusion have you made from this activity? Write your observations. Students, इस एक्टिविटी में ये बताया गया है कि आपने एक बीकर लेना है, ठीक है, और उसके ऊपर आपने एक स्टील की प्लेट लेनी है, उसमें आपने आइस क्यूब को डालना है, ठीक है, और नीचे से जब आप हीट करेंगे तो आप देखेंगे कि वो आइस मेल्ट होकर जो है नीचे मूव करना शुरू कर देगी। जो प्लेट है उसे आपने इंक्लाइंड यूज किया गया, यहाँ पे वर्ड इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है? तिरछा, नीचे की तरफ। इंक्लाइंड का क्या मतलब है? यानी कि स्लोप की फॉर्म में, यूं। अक्सर आपने देखे ये कार रैंप्स वगैरह बने होते हैं, ये रैंप इंक्लाइंड होता है ताकि इजीली हैवी मटेरियल को ऊपर ले जाया जा सके। तो इंक्लाइंड क्या है? थोड़ा स्लोप टाइप होती है, ये स्लोप है, ठीक है, तिरछा आप इसे बोल सकते हैं। तो आपने प्लेट को इंक्लाइंड रखना है ताकि जो आपने आइस क्यूब रखी है वो जब मेल्ट होना शुरू होगी तो आप देखेंगे कि उसमें से वो पहले वेपर्स में चेंज होगी। वेपर्स किसे कहते हैं? बुखारात। किसे कहते हैं? वेपर्स किसे कहते हैं? बुखारात। वेपर्स में चेंज होने के बाद जब आहिस्ता आहिस्ता वो ठंडी हो जाएगी तो उसके कुछ ड्रॉप्स लिक्विड की फॉर्म में नीचे आप किसी कंटेनर में या बाउल में उसे कलेक्ट कर लें, और उसी बाउल को अगर आप उठाकर फ्रिज में रखते हैं और उस पानी को फ्रीज करते हैं तो वो पानी कुछ ही देर में, कुछ ही आवर्स में वो आइस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में वापस चेंज हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि एक वाटर की ही मैं आपको बता रही हूं कि हम उसको इन 3 स्टेट्स में डिस्कस कर सकते हैं। आइस की बात करें वो वाटर है, लेकिन सॉलिड फॉर्म में होगा तो उसे आइस कहेंगे। लिक्विड में है, सिंपल वाटर है। अगर वो वेपर्स की फॉर्म में है, गैसेस की फॉर्म में, तो उसे हम वेपर्स की फॉर्म कहेंगे। तो स्टूडेंट, इस तरह जब आप पानी को बॉईल करते हैं तो उसमें से कुछ बुखारात उठते हैं, गैस जो है वो आप देखते हैं कि उसमें गैस की सूरत में वो ऊपर जाते हैं, वेपर्स उन्हें बोलते हैं, बुखारात। और जो कुछ ड्रॉप होते हैं वो ठंडे होने के बाद उस कंटेनर में या बाउल में इकट्ठे हो जाते हैं। अक्सर जब आप ऊपर उसके कवरिंग रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स पानी के उस पर कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर यही पानी को हम फ्रीज कर दें तो वो आइस की सूरत में हमारे पास आएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? पेज नंबर 50। पेज नंबर 50 पर यहां पे हमें एक्टिविटी दी गई है 4.9। सबसे पहले मैं आपको ये समझाती हूं, देन हम इसे बोर्ड पर डिस्कस करते हैं। Put a few objects such as steel spoon, plastic scale, pencil, etc. in a beaker or glass. As shown in the picture, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, pour some warm water into the beaker. Wait for 1 to 2 minutes. Touch the outer end of each object. Write your observations in the following table. स्टूडेंट्स, आपने एक ग्लास लेना है, मैं आपको यहां पर ड्रॉ कर बताती हूं। यहां पर आप एक ग्लास लें और इसमें आपने 3 चीजें डालनी है। एक तो आपने स्केल, वुडन स्केल, पेंसिल और स्पून। और इसके बाद वार्म वाटर में आपने इन तीनों चीजों को इंसर्ट करना है। ऑब्जेक्ट्स क्या है हमारे पास? स्टील स्पून, और प्लास्टिक का स्केल, प्लास्टिक स्केल
थर्ड इज पेंसिल, वुडन पेंसिल। सो स्टूडेंट्स हमारे पास ऑब्जेक्ट्स में क्या है? स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल एंड पेंसिल। अब हम इसमें फॉर्म ऑफ मैटर देख रहे हैं। फॉर्म ऑफ मैटर क्या है? फॉर्म ऑफ मैटर से मुराद है ये सॉलिड है, लिक्विड है, ये गैस है, या ये किस फॉर्म में मौजूद है। हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है तो वो क्या है? मेटल है, या प्लास्टिक है, या वुड है। तो फॉर्म ऑफ मैटर में देखें तो हमारे पास जो स्टील स्पून है वो क्या है? मेटल। प्लास्टिक स्केल प्लास्टिक का है, और पेंसिल जो है वो वुड की है। यहां पर आएगा वुडन पेंसिल। सो स्टूडेंट्स फॉर्म ऑफ मैटर क्या है? मेटल, प्लास्टिक और वुड। स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि जब हमने इन्हें वार्म वाटर में इंसर्ट किया इन तीनों चीजों को, तो ये इनका जो एंड है वो हॉट है या नहीं। सबसे पहले स्टील स्पून। स्टील स्पून मेटल का है तो ये हॉट होगा या नहीं? होगा। प्लास्टिक स्केल नॉट, वुड नॉट। क्योंकि मैंने आपको लेसन स्टार्ट करने से पहले बताया था कि जो मेटल हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं। और मेटल्स किसे कहते हैं? जो शाइनिंग होते हैं और उनके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है, ठीक है, उनको हम कंडक्टर्स भी कहते हैं। कंडक्टर्स उन्हें कहते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है, और मेटल्स जिनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों। तो हम ये आगे पढ़ेंगे कि मेटल्स में से हीट कैसे गुजरती है और इलेक्ट्रिसिटी जो है कैसे कंडक्ट करते हैं। ये तमाम चीजें आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, अभी आपके लेवल पर सिर्फ यही है। तो स्टूडेंट स्टील स्पून जो है उसका एंड हॉट होगा क्योंकि वो मेटल का है। प्लास्टिक और वुड ये दोनों मेटल के नहीं हैं, इस वजह से इनके एंड जो है वो हॉट नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और हीट किस में से पास होती है? मेटल में से। इस वजह से इस स्पून का एंड जो है वो हॉट होगा। इज इट क्लियर? स्टूडेंट्स एबिलिटी ऑफ मैटर टू फ्लोट और सिंक। अब हमारे पास एक और एक्टिविटी है 4.10। अब इसे डिस्कस करते हैं। एबिलिटी ऑफ मैटर टू फ्लोट और सिंक। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था फ्लोट का मतलब क्या होता है? तैरना। सिंक डूबना। अब मैटर में किस मैटर में एबिलिटी है कि वो इजीली पानी के ऊपर फ्लोट कर सकती है और किस तरह वो पानी में सिंक कर सकती हैं। तो पहले एक्टिविटी में देखते हैं। टेक वाटर इन अ ग्लास और पॉट एज शोन इन द फिगर। पुट वेरियस थिंग्स इन इट। आपने कुछ चीजें लेनी है जिनमें नंबर 1 रबर, नंबर 2 पेंसिल, नंबर 3 piece of paper, number 4 wooden piece। आपने एक बड़ा सा कंटेनर लेना है और उसमें ये तमाम चीजों को डाल देना है। रबर, पेंसिल, पीस ऑफ पेपर, वुडन पीस। और उसके बाद आपने ये ऑब्जर्व करना है कि कौन सी चीज फ्लोट कर रही है और कौन सी सिंक। तो स्टूडेंट्स जिसका वेट पानी के मुकाबले में
ज्यादा होगा वो चीज सिंक कर जाएगी, जैसे वुडन पीस। ठीक है, इसी तरह रबर, वुड, पेंसिल, इन तमाम चीजों का वेट पानी के मुकाबले में ज्यादा है। इस वजह से ये तमाम चीजें नीचे सिंक कर जाएंगी। और पीस ऑफ पेपर, क्योंकि इनका मैस कम है तो ये पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे। ठीक है, पीस ऑफ पेपर पानी में फ्लोट करेंगे। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स, हमने ये सीखा कि एबिलिटी ऑफ मैटर टू फ्लोट और सिंक इस टॉपिक में, कि जिसका वेट या मैस पानी से कम होगा तो वो ऊपर पानी की चीज फ्लोट करेगी, और जिसका वेट जो है या मैस ज्यादा होगा वो नीचे सिंक कर जाएगी, पानी से ज्यादा होगा। तो ये हमारे पास कुछ एक्टिविटी में उन्होंने कहा था कि रबर, पेंसिल, पीस ऑफ पेपर और वुडन पीस इन्हें लेना है और हमने एग्जामिन करना है कि ये कौन सी चीज फ्लोट करेगी और कौन सी चीजें सिंक कर जाएंगी। सो इज इट क्लियर? स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने पेज नंबर 50 तक एबिलिटी ऑफ मैटर टू फ्लोट और सिंक कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना फर्दर रीडिंग करेंगे। अल्लाह हाफिज।